हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 2 नवंबर के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपके लिए 100% यूजफुल है अगर करंट अफेयर्स आपके सिलेबस में है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और ये पीडीएफ वगैरह का भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक नीचे अवेलेबल है, या फिर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। लेट्स बिगिन। द एमिशन गैप रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। ये जो एमिशन गैप रिपोर्ट है ये कौन पब्लिश करता है? देखिए, अभी रिसेंटली है जो ये रिपोर्ट आई है, एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 की, ये अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है UNEP, यूनाइटेड नेशन का जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है वो इसको रिलीज़ करते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए। ये इस तरीके की रिपोर्ट्स के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग सभी एग्जाम्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज कंसिडर्ड एज मुगल मीराबाई? देखिए, मीराबाई का तो सभी ने सुना हुआ है, श्री कृष्ण की भक्त थी ये मीराबाई, लेकिन मुगल मीराबाई बहुत कम लोगों ने सुना होगा। अब ये क्वेश्चन क्यों करवाया जा रहा है? ये इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि जो गोकुल है, मथुरा, यूपी में, तो जो उत्तर प्रदेश का टूरिज्म डिपार्टमेंट है, स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, पर्यटन मंत्रालय, वो ये जो मुगल मीराबाई है और एक रश खान है, रश खान और ये मुगल मीराबाई, या इनको मुगल मीराबाई की जगह इनका जो नाम है, इनको जाना जाता है वो है ताज बीबी। ताज बीबी भी इनको बोला जाता है। और ये जो इन्होंने शादी की थी, जो अकबर थे, मुगल एम्परर अकबर, इनसे शादी की थी इन्होंने, और बाद में अकबर ने ही इनको अपॉइंट किया था एज टू प्रोटेक्ट द गोकुल एरिया। गोकुल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अकबर ने इनको अपॉइंट किया था। अभी क्या है, यूपी का जो स्टेट ये टूरिज्म मिनिस्ट्री है, ये मुगल, ये जो मीराबाई है, ताज बीबी और रश खान, इन दोनों की जो टॉम्ब है, इनके जो मकबरे हैं, उनको रीडेवलप करेंगे, रीडेवलपमेंट होगा इनका, और यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिले इस तरीके से, और इनकी को भी आइडेंटिफाई किया जाए, इसलिए इनका रीडेवलपमेंट किया जाएगा, इनके जो टॉम्ब है उनका। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ताज बीबी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर द ब्लैक सी? जो काला सागर है उससे कौन सा कंट्री बॉर्डर शेयर टच नहीं करता है? देखिए, इसको हम मैप में देख लेते हैं पहले, क्योंकि आप लोग इस तरीके के जो क्वेश्चन है बिना मैप के करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ब्लैक सी ये है, ब्लैक सी है, ये लोकेटेड है सदर्न ईस्ट एक्सट्रीमिटी ऑफ यूरोप का जो सदर्न ईस्ट पोर्शन है उसमें है ये ब्लैक सी। इसके नदर्न में आप देखेंगे, नॉर्थ में यूक्रेन है, रशिया है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, जॉर्जिया है, ये ईस्टर्न साइड में है, जॉर्जिया, ईस्टर्न साइड में जॉर्जिया है, और साउथ में टर्की है, इसके ये टर्की है साउथ में। बुल्गारिया और रोमानिया है, बुल्गारिया एंड रोमानिया इसके वेस्टर्न साइड में है। देखिए, ये कंट्रीज आप ध्यान रख लीजिए, ये ब्लैक सी का मैप अच्छे से याद कर लीजिए। अभी जो चल रहा है सारा यहीं चल रहा है, और इसके जो भी कंट्री हैं, चाहे मोल्डोवा हो, चाहे जॉर्जिया हो, रशिया हो, इन सभी के आप मैप में अच्छे से नाम ध्यान रख लीजिए। ये इस्तांबुल है, और ये सी ऑफ मारमरा है, जो पूछा जाता है एजियन सी और ब्लैक सी के बीच में, ये है सी ऑफ मारमरा। ये आप ज़रूर इसको मैप को देखिएगा, ध्यान रखिएगा, और इसको जब तक याद नहीं हो जाए कंट्रीज आप इसको याद करिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा कंट्री है जो बॉर्डर शेयर नहीं करता है ब्लैक सी से? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रांस बॉर्डर शेयर नहीं करता है ब्लैक सी पे। अभी हमने मैप में भी देखा, यूक्रेन नॉर्थ में है, रशिया है ये जो नॉर्थ ईस्ट में है, टर्की साउथ में है, फ्रांस इससे
बॉर्डर शेयर नहीं करता। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं। विथ रेफरेंस टू आमूर फाल्कन बर्ड, आमूर फाल्कन देखिए आमूर बाज है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज़ लॉन्गेस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड ऑन अर्थ। ये लगातार लगभग 120 से 125 किलोमीटर लगातार हवा में उड़ सकता है ये बाज आमूर फाल्कन। ये एक्चुअली साइबेरिया में से फ्लाई करता है, साइबेरिया जो साउथ ईस्ट साइबेरिया से, और ये फिर नदन चाइना होते हुए और ये इंडिया में आता है। लगभग 8,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पार करके ये इंडिया आता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड ऑन अर्थ। दिस क्वेश्चन पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। दे आर नियरली थ्रेटन्ड इन द IUCN रेड डेटा लिस्ट। ये नियरली थ्रेटन्ड अब नहीं रहे हैं, इसीलिए ये चर्चा में है। ये अब जो IUCN की रेड डेटा लिस्ट है उसमें लीस्ट कंसर्न में चले गए हैं, लीस्ट कंसर्न में है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा कि ये आमूर फाल्कन हर साल चर्चा में रहते हैं क्योंकि ये उधर से उड़ के आते हैं और अब ये लीस्ट कंसर्न में चले गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, करेक्ट पूछा है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। टू फिंगर टेस्ट इज समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। टू फिंगर टेस्ट, ये अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। हालांकि पहले भी 2013-14 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। तो अब काफ़ी केस गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, कुछ NGO या कुछ PILs ले जाते हैं लोग, तो उसके बाद अभी ये थोड़ा हार्ड होकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरीके का जो कोई टेस्ट करेगा वो विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। ये टू फिंगर टेस्ट क्या है कि जैसे कोई सेक्सुअल असोल्ट सर्वाइवर है या कोई रेप सर्वाइवर है तो उसका किया जाता है। ये एक तरीके से कहें तो इनवेसिव है, अनसाइंटिफिक है, एंड दिस इज ऑल्सो रिग्रेसिव प्रैक्टिस है एक तरीके से। ये कि ये बैन कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन फिर भी कुछ जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो इसको प्रैक्टिस करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको पनिश किया जाएगा अगर जो ये टू फिंगर टेस्ट, थ्री फिंगर टेस्ट वगैरह करेंगे। ये है, इट इज़ फॉर्म ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स इसका टेस्ट करते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। 21वीं सेंचुरी में भी ये सब कैसे चलेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू हरित आयकर। हरित आयकर, ये आप किसी स्टेट PSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपसे स्टेटमेंट बेस पूछा जा सकता है। अदरवाइज आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पूछा जाएगा आपसे कि ये जो हरित आयकर है ये किसकी पहल है, किसने शुरू किया है, ये किसका इनिशिएटिव है। ये अभी नेशनल यूनिटी डे था, उस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है ये इनिशिएटिव हरित आयकर। हरित आयकर इसमें क्या है देखिए, इसका ये तो एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है हरित आयकर की? हरियाली अचीवमेंट रिजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। आप इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो हरियाली अचीवमेंट रिजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। अब आपको ये याद रहेगा, आप इसको भूलोगे नहीं। इसमें क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये माइक्रो फॉरेस्ट डेवलप करेगा, ग्रीनरीज, प्लांटिंग ट्रीज, ये सब करेगा। एक तो उनकी जो जहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स हैं उनमें, उनके आसपास के अराउंडिंग एरियाज में, और दूसरा जो अदर पब्लिक एरियाज है वहाँ भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये माइक्रो फॉरेस्ट क्रिएट करेगा बाय प्लांटिंग ट्रीज, छोटे छोटे ग्रीनरीज। सो अब क्वेश्चन की बात करते हैं। इट इज़ लॉन्च बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सही है। इट एम्स टू इंक्रीज ग्रीनरी एंड क्रिएट माइक्रो फॉरेस्ट, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। सी इसका करेक्ट आंसर। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मायोसाइटिस? देखिए, ये आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ये एक्चुअली ये एक दुर्लभ डिजीज है, इसका इलाज भी नहीं है अभी, और ये रेयर होता है। इसके जो सिम्टम्स है वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं।
जो नॉर्मल बुखार में भी होता है और जो सीवियर जो डिजीज़ है उनमें भी होता है। ये मायोसाइटिस क्यों है चर्चा में? एक अभी साउथ की जो फेमस सुपरस्टार है, एक्ट्रेस है सामंथा प्रभु, सामंथा सुरेश प्रभु है शायद उनका नाम, सामंथा प्रभु, इन्होंने इनके अभी ये डिजीज़ हुई है और ये काफ़ी चर्चा में है उसके बाद से कि ये डिजीज़ है क्या, मायोसाइटिस। इसमें एलर्जी, जलन, मांसपेशियों पे अटैक, इस तरीके के कई सिम्टम्स हैं। आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। क्वेश्चन में पूछा है करेक्ट कौन सा नहीं है, गलत कौन सा है। इट इज़ ए रेयर कंडीशन दैट कॉज मस्कल टू बिकम वीक, पेनफुल एंड टायर्ड, ये सही है। ये एक रेयर कंडीशन है। ये मैन इज मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई दिस डिजीज देन वीमेन, ये गलत है। इट इज यूजुअली कॉज बाई ए प्रॉब्लम विद द इम्यून सिस्टम वेयर इट मिस्टेकनली अटैक हेल्दी टिश्यू, ये सही है। देयर इज नो वन मेडिकल ट्रीटमेंट टू फिट्स ऑल मायोसाइटिस पेशेंट्स, ये सही है। अभी इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं। सो ये स्टेटमेंट गलत है कि ये मैन इज मोर लाइकली टू बी अफेक्ट, ये एक्चुअली ऐसा है कि वीमेन्स आर मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय दिस डिजीज देन मैन। सो बी गलत है, बी इसका करेक्ट आंसर है। Consider the following statements. The 9th schedule of the Indian Constitution deals with the division of powers between union and state. Public order and police are state subjects in India. Which of the above statements are incorrect? गलत कौन सा? देखिए ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया है, इसके पीछे का देखते हैं। अभी रिसेंटली क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने सजेस्ट किया कि वन नेशन वन यूनिफॉर्म, वन नेशन वन यूनिफॉर्म ये इंट्रोड्यूस होना चाहिए एज ए सेट ऑफ पॉलिसीज ऑफ इंडियन पुलिस फोर्स अक्रॉस द कंट्री। जहाँ भी पूरे देश में जो भी पुलिस फोर्स है उनका सबका एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, सेम यूनिफॉर्म, सिमिलर यूनिफॉर्म होना चाहिए। और इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो टू आइडेंटिफाई पुलिस यूनिफॉर्म्स यूनिफॉर्मली अक्रॉस द कंट्री। और ये अभी इस तरीके की चर्चा है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन है 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। देखिए जो स्टेट और यूनियन के बीच में जो पावर डिवीजन है, डिवीजन ऑफ पावर्स है, उसको डील करता है 9th शेड्यूल नहीं 7th शेड्यूल डील करता है। पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस आर स्टेट सब्जेक्ट टू इंडिया, ये सभी जानते हैं कि जो पुलिस है वो लिस्ट सेकंड में है स्टेट लिस्ट में। सो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका इनकरेक्ट कौन सा है? पहला इनकरेक्ट है। Who has been appointed as the chairperson of the Air Transport Committee of the International Civil Aviation Organization? देखिए आजकल क्या है, चाहे गूगल हो या फिर अब तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर इंडियन बन गए हैं। सो लगभग जहाँ भी देखोगे आपको टॉप मोस्ट पोस्ट पे या सेकंड टॉप मोस्ट पोस्ट पे वहाँ पे आपको इंडियन ही मिलेगा अब। और ये अच्छा भी है, इससे क्या है लोगों को इंडियन कल्चर के बारे में पता चल रहा है। अभी ये जो ATC और ICAO इनकी जो चेयरपर्सन है वो भी ये डॉक्टर सैफ अली जुनेजा बने हैं। ये ऐसा 28 साल में है जो दूसरी बार है, सेकंड टाइम है कि इंडिया चेयर करेगा इसको। और ये पहली बार इनकी ये अध्यक्ष बन रहे हैं इंडियन, बाकी इंडिया इसको चेयर करता है, एक बार पहले भी किया है 28 साल पहले और अब दूसरी बार चेयर कर रहे हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर सैफ अली जुनेजा। ये पूछा जाएगा किसी एग्जाम में कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन कौन है। लुइस इनसेयो लूला दा सिल्वा, कैसे कैसे नाम याद रखने पड़ते हैं आपके चक्कर में। लुइस इनसेयो लूला दा सिल्वा, ज़्यादातर इनको लूला ही बोला जाता है। इनका उपनाम ब्राज़ील के 45वें और वर्तमान राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन है ये हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने, बहुत कम मार्जिन से जीते हैं ये पहले 3 बार
फेल हुए हैं। फिर उसके बाद ये 2002 में चुनाव जीता था इन्होंने, 2003 से और 2010 तक ये ब्राज़ील के पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं और इस बार बहुत कम मार्जिन से जीते हैं, लेकिन ये जीत के और फिर से ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने हैं। ये इलेक्शन जीता है इन्होंने और ये 45th प्रेसिडेंट होंगे ब्राज़ील के। ये पूछा जाएगा कहीं ना कहीं, ध्यान रखिएगा। 20 का करेक्ट आंसर है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। PDF डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।